नमस्कार, वी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अंबाला सेंट्रल जेल में डेंगू का पहला मामला सामने आया है। कैदी को अंबाला शहर सिविल अस्पताल के टेस्ट के बाद डेंगू पॉजिटिव पाया गया। अब डेंगू पीड़ित कैदी को अंबाला शहर सिविल अस्पताल में डेंगू वार्ड में भर्ती कर उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। अंबाला सेंट्रल जेल में कैदी को डेंगू होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। डेंगू का पहला मामला अंबाला सेंट्रल जेल में आने से आनन फानन में सेंट्रल जेल में स्वास्थ्य विभाग ने टीमों को चेकिंग के लिए भेज दिया है और फॉगिंग शुरू करवाई जा रही है। डेंगू पीड़ित कैदी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज शुरू कर दिया है। पंजाब के लुधियाना का रहने वाला कैदी अंबाला सेंट्रल जेल में 420 के मामले को लेकर विचाराधीन है। कैदी ने बताया कि उसे पिछले कुछ दिनों से बुखार हो रहा है, लेकिन जेल में उसका सही इलाज नहीं हुआ। आज उसने जज साहब के सामने अपनी समस्या को रखा तो उसके कहने पर उसका टेस्ट करवाया गया, जिससे डेंगू पॉजिटिव पाया गया। अंबाला सेंट्रल जेल की गार्डहनी को इमरजेंसी में अंबाला शहर सिविल अस्पताल में लाया गया और इसका इलाज शुरू करवाया गया। डॉक्टरों ने कैदी को डेंगू टेस्ट के बाद उसके डेंगू पॉजिटिव होने की पुष्टि कर दी है। हनी वर्मा जी लुधियाने ਦਾ जी अंबाला जेल च सी जी। मैं बुखार चल रहा सी जी, मैनू कि 20 तरीक का मेरा बुखार शुरू हो गया सीगा थोड़ा थोड़ा, तो मैं 29 तरीक ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ अंदर ही, ਤੇ 30 तरीक ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਾਲ ਦਲਾਈ ਸੀ ਜੀ। और गाल ਦੇ समाचार इन्होंने मैनू अद्धे घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ गाल ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਣੀਆਂ ਆ, ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ 2 ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। और 2 ਟੈਸਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਆੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ गाल ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਆ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਲਬ੍ਰੈਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਟਤੀ ਸੀ। हाँ जी, हमारे पास सेंट्रल जेल से एक पेशेंट आया है और हमने यहाँ पे उसका डेंगू टेस्ट किया है तो IgM पॉजिटिव है हमारे यहाँ से। हाँ, एडमिट हमने कर लिया पेशेंट को और ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट कर दिया है। IV फ्लूइड्स और सब एंटीबायोटिक्स और सब कुछ हमने स्टार्ट कर दिया उसको। हाँ जी, सेंट्रल जेल से। अंबाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। आज अंबाला के निजी कॉलेज के यूथ फेस्टिवल कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने दीप शिखा जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अंबाला में निजी कॉलेज के 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। यूथ फेस्टिवल के दौरान छात्रों ने विशेष प्रस्तुतियां भी दी। इस दौरान मंच से बोलते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शिक्षा के स्तर पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा सर्टिफिकेट लेने के लिए भाग रहा है और उसके लिए अलग अलग तरीके भी अपना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 450 मेडिकल कॉलेज हैं और सब दुकान चला रहे हैं, लेकिन हरियाणा में शिक्षा की दुकानें नहीं चलने दी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी में पेपर लीक हादसे का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने गीता के उपदेश को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर कहा कि जिस भी ग्रंथ में ज्ञान की बात मिलेगी उसे लिया जाएगा। आरक्षण पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपनी खुली प्रतिक्रिया मंच पर दी और कहा कि आरक्षण की जरूरत उन्हें है जो कारणों से पिछड़ गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए। बिजली में बड़े दामों पर उन्होंने कहा कि बिजली में बड़े दामों को वापस लिया जा सकता है। उन्हें भी लगता है कि बिजली के दाम काफी ज्यादा बढ़े हैं। इसको लेकर आज या कल मीटिंग हो सकती है। हमने इस पर विचार करने के लिए कहा है। हरियाणा के यमुनानगर में 700 प्लाईवुड फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर है। किसानों ने उन्हें सफेदे के पेड़ देने से मना कर दिया है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर हल निकाला जाएगा। हम फैक्ट्री मालिकों और किसानों से मिले हैं। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में प्लाईवुड फैक्ट्रियों पर लाइसेंस को लेकर कानूनी व्यवधान है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी रोक है, इसीलिए हल निकाला जाएगा। हम जानते हैं कि हरियाणा में प्लाईवुड की फैक्ट्रियां लगे प्लाई में काफी जरूरत है।
हरियाणा सरकार द्वारा पिछली सरकारों के कार्यकाल में उन्हें परिजनों के नाम पर शुरू की गई परियोजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं, जिससे विपक्ष खासा नाराज है। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो नाम प्रेरणा है, परियोजनाएं उस नाम से होनी चाहिए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत त्योहारों का देश है और त्योहारों से शक्ति संचार भी होता है। त्योहारों पर कई तरह के गीत भी बनाए गए हैं, लेकिन जब त्योहार युद्ध का हो तो युवाओं में जोश अलग तरह का होता है। उनमें अपनी प्रस्तुतियां देने का अलग जोश होता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अंबाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। अंबाला में आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए पूरी तरह लगा हुआ है। कुछ लोग बुखार होने पर भी डर के मारे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सीजन ही बीमारियों का है। अंबाला में आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए पूरी तरह से लगा हुआ है। आज लोग बुखार होने पर भी डर के मारे अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह सीजन है, इस तरह की बीमारियां आती ही रहती है। उन्होंने लोगों से मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि 379 डॉक्टरों की भर्ती कर ली गई है। 1000 डॉक्टरों की भर्ती जल्द ही होगी। डेंगू के लिए पिछली सरकार को कोसा, कहा कि अस्पताल में फॉगिंग के लिए नहीं थी मशीन और न ही डेंगू टेस्ट करने के लिए थी मशीन। हरियाणा में बढ़ते डेंगू जैसी बीमारियों को स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है। पूरी तरह से लगा हुआ है और सभी जगह पर सारी जो हिदायतें हैं या मेडिसिन्स हैं या जो भी इसके लिए आवश्यकताएं हैं सारी पूरी कर रखी हैं। खासतौर पे अगर शहर की बात करें तो शहर में देखने में क्या होता है कि जब भी कभी कोई बीमारी में नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसमें ऐसा लोग कर लिया करते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं, अब डेंगू के डर से जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर के, बुखार के, मलेरिया के केसेस हैं वो भी सब अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। इस कारण से थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम जरूर आ रही है, लेकिन उसमें हमारा स्टाफ डील विद कर रहा है सबसे। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी डेंगू के पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। अंबाला में भी इसकी संख्या में बढ़ोतरी नजर आ रही है। अंबाला के गांव मजगरपुरा जैसे छोटे गांव में ही 15 डेंगू के पेशेंट की पुष्टि हुई है। अंबाला सिविल अस्पताल में SMO सतीश कुमार ने बताया कि ये एक वायरल डिजीज है जिसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। उसके काटने से ये डेंगू होता है और जो डेंगू का मरीज होता है, अगर वो मच्छर उसे काट ले तो वही मच्छर दूसरे या तीसरे को काट ले तो उसे भी डेंगू फैलता रहेगा। उस गांव में भी इसी तरह की डेंगू के मरीज बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई से शुरू होता है और नवंबर में काम होता रहता है। उन्होंने यह भी बताया कि मगरपुर में भी एक मच्छर के काटने से मरीज बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैट व सिटी अस्पताल में डेंगू के लिए अलग से वार्ड बनाए हुए हैं। ये एक वायरल डिजीज है जो एडिस मॉस्किटो, जिसको आम भाषा में टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, उसके काटने से फैलती है। और जो इन्फेक्टेड पेशेंट होता है डेंगू का, अगर उसको काट ले, वो मच्छर जो है ब्लड लेकर जब दूसरे को काटेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके मच्छर की पहचान है ब्लैकिश कलर का है, वाइट इसके किनारे चारों तरफ टाइगर की तरह निशान होते हैं। ये प्राय जुलाई, अगस्त, सितंबर इन दिनों में ज़्यादा होता है। अक्टूबर और नवंबर में जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा इसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कम हो जाएगी। इसके अंदर लक्षण ये है कि शरीर के अंदर बहुत तेज़ दर्द होता है, घुटनों में दर्द, स्पेशली आँख के पीछे दर्द, और कभी कभी उल्टी, दस्त, या तीसरी स्टेज में शरीर के अंदर चपाकियाँ आ जाती हैं रेड कलर की, या लैट्रिन में ब्लड आ जाता है, या दांतों से मसूड़ों से खून आ जाता है, या कभी कभी हाई ग्रेड फीवर हो, बंदा कोलैप्स कर जाता है। तो ये स्थिति में आपको लेकर चलना चाहिए कि डेंगू हो सकता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत आपको सिविल हॉस्पिटल में आए। हमारे पास यहाँ पे इमीडिएटली हम उसका जो मैनेजमेंट है, फर्स्ट एड, वो करते हैं सारा। और इसके अंदर हम यहाँ पे अपने हर स्तर जो हॉस्पिटल का है उसके लिए डेजिग्नेटेड टेस्ट है। जैसे हम अपने यहाँ पे प्लेटलेट कर सकते हैं, इसका कंफर्मेशन टेस्ट सिविल हॉस्पिटल अंबाला सिटी में होता है। दैट इज मैक एलिजा टेस्ट, दैट इज द ओनली कंफर्मेटरी टेस्ट
ये बहुत ज़रूरी है। कई लोग मार्केट में प्राइवेट में करा लेते हैं, वो कार्ड टेस्ट होता है जिसकी स्पेसिफिसिटी कम होती है। अगर किसी का कार्ड टेस्ट से भी पॉजिटिव आता है, लेकिन उसको कंफर्मेशन के लिए सिविल हॉस्पिटल से ज़रूर कंफर्म कराना चाहिए। ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक मचा हुआ है। और उसके बाद क्या होता है, इसमें सप्ताह में एक बार प्रिवेंशन के लिए एक वाटर कूलर को साफ़ करें, और जितने भी आपके छोटे बास्केट्स हैं, कोई खाली डब्बा है या फ्लावर दान है, उसका पानी सप्ताह में एक बार साफ़ करें। आस पड़ोस में पानी साफ ना इकट्ठा होने दें। अगर आप ड्रेन नहीं कर सकते तो उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दें पानी के अंदर, जिससे उसकी पीएच बदल जाएगी और उसका जो लार्वा है डेंगू का वो पनप नहीं पाएगा। या कटा हुआ मच्छर का तेल डाल सकते हैं। उसमें कारण यही है कि इन्फेक्टेड पेशेंट है और वहाँ डेंगू मच्छर होगा, वो काट गया और उसने एक जगह काट कर दूसरों को फैला दिया। ये होगा तो डेंगू जो पेशेंट है, जो बीमार होगा, उसी की काटने से होगा। हमने स्पेशल इमरजेंसी में भी लगा रखा आइसोलेशन रूम, और 2 बेड इधर मेडिकल वार्ड में भी रखे हुए हैं स्पेशल, और हम फर्स्ट एड दे रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसके लिए 2 तरीके हैं। पेशेंट्स के अगर 10,000 तक प्लेटलेट से कम हो तब उनको पैनिक होना चाहिए। उससे पहले ऑब्जर्वेशन है, खाली पैरासीटामोल लें, ORS लें, नींबू पानी लें, नारियल पानी लें और रेस्ट करें, और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर 10,000 तक की है प्लेटलेट तो आप सिविल हॉस्पिटल में जाएंगे सिटी में, वहाँ पे या पंचकुला में एक एफरेसिस मशीन है जिसके अंदर पेशेंट जिसका सेम ब्लड ग्रुप है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेशेंट का सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए जो उसका डोनर है। उस मशीन से प्लेटलेट बाहर आ जाती है, ब्लड पेशेंट का लॉस नहीं होता और उसको दिया जा सकता है। हाँ, और कुछ नहीं, बेसिकली अगर मॉस्किटो है, मच्छर भी है, लेकिन उसके लिए जब डेंगू का पेशेंट ही नहीं है, मॉस्किटो के अंदर नहीं होता है सच, ये मॉस्किटो तो कैरियर है देखो ये बिजनेस है, उस पर हम कमेंट्स नहीं कर सकते, पर मैं तो यही कहूँगा कि उनके ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे सिंपैथेटिकली पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और सिंपैथेटिक रहना चाहिए। हम उठा सकते हैं, हमारा टाई अप होता है उनसे, हम बार बार उनको मीटिंग में भी कहते हैं, पर दिस इज द प्राइवेट थिंग, आप उसके अंदर डायरेक्टली उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने विभाग की कार्य प्रणाली से खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनका विभाग डेंगू को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके लिए लोगों को भी उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भी अपने घर के आसपास पानी को इकट्ठा न होने दें। उन्होंने कहा कि उनका विभाग लगातार फॉगिंग भी करवा रहा है, मीडिया के जरिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन करना तो लोगों नहीं है, मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि भाजपा के सत्ता संभालने के बाद ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में फॉगिंग व डेंगू टेस्ट करने की मशीनें लगवाई है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस तरह की मशीनें कांग्रेस के राज में अस्पतालों में नहीं थी। कहा कि देखो ये सीजन है, हर साल इस सीजन में ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये हर साल आता है, और ये सारा खाली सरकार के दम पर इसको रोका नहीं जा सकता जब तक लोग भी इसके लिए सजग नहीं होंगे। क्योंकि ये जो डेंगू का मच्छर है ये लोगों के घरों में पलता है, लोगों के घरों में खाली पड़े जो बर्तन है उनमें पानी है, उनमें भरता है, कूलरों में भरता है, तो वो तो लोगों को ही साफ करना है। और जहाँ पर लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं, हम लोगों को एजुकेट करने के लिए कार्यक्रम भी चला रहे हैं, मीडिया में भी कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी जगह जाके एजुकेट कर रहे हैं, हमारा जो आयुर्वेद विभाग है वो भी पूरी तरह सारे प्रदेश में लगा हुआ है, जो देसी तरीकों से इलाज करने में, और जगह जगह जाकर स्कूलों में जाके बता रहे हैं, जगह जगह पर रैलियां भी निकाल रहे हैं। लेकिन लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे पूरी तरह से, खाली सरकार ने फॉगिंग करा दी या कुछ कर दिया उससे फर्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादा असर तब पड़ता है जब लोग अपने घरों के अंदर भी साफ सफाई करें। साहब, शाम की ओपीडी शुरू करने की बात की जा रही है अस्पतालों में, कब से ये योजना जो है शुरू हो जाएगी? नहीं, अभी हम विचार कर रहे हैं। अभी जो हमने डॉक्टरों की भर्ती की है 389 डॉक्टर्स की, जिसमें से काफ़ी बड़ी संख्या में ज्वाइन कर गए हैं। अभी हम देख रहे हैं कि कितने ज्वाइन करते हैं,
हमारे पास मैन पावर के हिसाब से ही हम निर्णय लेंगे और बड़ी जल्दी हम लगभग 1000 डॉक्टरों की भर्ती और करने जा रहे हैं। हम दिन प्रतिदिन अपने सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। पिछली सरकार तो इस हालात में अस्पताल को छोड़ गई थी, ना डॉक्टर थे ना मशीनें थी। और अगर डेंगू की बात करें, कांग्रेस के नेता भाषण बड़े बड़े। पंजाब और हरियाणा क्षेत्र के रिटायर विभिन्न रैंकों के सैनिकों के पुनः रोजगार के लिए ITI अम्बाला छावनी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। पंजाब और हरियाणा क्षेत्र के सेवानिवृत्त विभिन्न रैंकों के सैनिकों के पुनः रोजगार के लिए आज सेना ITI अम्बाला छावनी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन पश्चिमी कमांड के सेना कमांडर ले जनरल KJ सिंह ने किया। इस मेले में 500 से अधिक पूर्व सैनिकों ने भाग लिया और यह सभी ऐसे सैनिक थे जिन्होंने सेना ITI अम्बाला छावनी में विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मेले में मेट्रो मोटर अम्बाला छावनी और हीरो साइकिल कंपनी के प्रतिनिधियों ने 150 से अधिक सैनिकों का अपने संस्थानों में रोजगार के लिए चयन किया। इस मौके पर ले जनरल ने पूर्व सैनिकों की कम्युनिकेशन निपुणता को बढ़ाने के लिए ITI परिसर में स्थापित इंग्लिश लैंग्वेज लैब का उद्घाटन भी किया। ले जनरल KJ सिंह ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि सामान्यतः विभिन्न रैंकों के सैनिक 38 से 40 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसमें से अधिकतर सैनिक भविष्य की योजना तैयार करने के बजाय स्थिर पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि सेवा के अंतिम 2-3 वर्षों में भविष्य की योजना तैयार करके नई तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त करके सेना की नौकरी के बाद निजी सेक्टर में सम्मान पूर्वक रोजगार हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सेना के सेवानिवृत्त कर्मी सामान्य नागरिकों की तुलना में अधिक अनुशासित और मेहनती होते हैं तथा निजी क्षेत्र के संस्थान भी उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने में विशेष रुचि दिखाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सैनिक पुनः रोजगार करने के इच्छुक नहीं है, वह कई तकनीकों के साथ जुड़कर और गैर सरकारी संगठनों का हिस्सा बनकर समाज सेवा में अपने आप को सक्रिय रख सकते हैं। इस अवसर पर मेट्रो मोटर्स की ओर से आए जनरल मैनेजर देवेंद्र सैनी ने आर्मी की तरफ से उन्हें इनवाइट किया था क्योंकि उन्हें यहां से अच्छे मैकेनिक मिल जाते हैं। पिछली बार भी उन्हें यहां से कुछ लोग यहां से ले गए थे जो अब भी काम कर रहे हैं और आज भी वे 10 से 15 लोगों को जॉब देंगे। वहीं मेले में नौकरी पाने आए आर्मी के लोगों ने बताया कि वे यहां ITI में सीखते हैं और अपनी मर्जी से कोई भी हुनर सीख सकते हैं, साथ ही उन्हें यहां से नौकरी भी मिल जाती है। मेरा नाम सूबेदार कुलदीप सिंह गिल। मैं इत्थे मेरी जो सर्विस है 1.5 साल बाकी है। 1.5 साल सर्विस तो पहले सानू इंडियन गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है रीसैटलमेंट कोर्स करने। इत्थे 6 प्रकार के कोर्स है, जिद्दां कंप्यूटर कोर्स है, वेल्डिंग कोर्स है, मोटर मकैनिक कोर्स है। मैं अपनी चॉइस के मुताबिक वेल्डिंग कोर्स लिया 1 साल का, जिससे मैनू आर्मी के अंदर बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। इस कोर्स को करने के बाद मैनू इतों जहाँ तो एक सर्टिफिकेट इशू होना, जो मेरी जो रिटायरमेंट होने तो बाद लाइफ है वो मैनू काफ़ी मदद मिलेगी इस रीसेटलमेंट कोर्स करने के नाल। मेरा नाम है। इस मेले का काफ़ी अच्छा फायदा है। ये जो ITI यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, इसके बाद में जो भी अक्सर सर्विसमैन हो जाते हैं तो काफ़ी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कम से कम 1000 से भी ऊपर लोग आए यहाँ पे, तो उनको नौकरियाँ मिलने में एक सुविधा हो जाती है। नहीं तो पीछे पीछे कंपनियों के भागना पड़ता है उनको। यहाँ पे उनको क्या कि एक जगह मिल जाती है, वहाँ पे आते हैं और अपना अपॉइंटमेंट के लिए जो भी उनका क्वालिफिकेशन है या जो यहाँ पे ITI वगैरह किया उसी आधार पे उनको नौकरी मिल रही है। आपका नाम क्या है? और मेरा नाम सूबेदार TA नाहर सिंह कटेवा है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, झुंझुनू मेरा डिस्ट्रिक्ट है। मीडिया से बातचीत के दौरान KJ सिंह ने कहा कि भविष्य में इस तरह ITI का और अधिक विस्तार करके इसमें लड़कियों के लिए भी विभिन्न प्रशिक्षणों की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तरी भारत की यह सबसे बेहतरीन ITI है और प्रतिवर्ष इस ITI में 4 से 5 विद्यार्थी हरियाणा की ITI के परिणाम में अग्रणी स्थान हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगों के साथ साथ वर्तमान समय में नॉन फॉर्मल क्षेत्र में भी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी अनुरोध किया कि अनुशासित श्रम शक्ति के लिए सेवानिवृत्त सेना कर्मियों को रोजगार में विशेष प्राथमिकता दे। उन्होंने बताया कि मेट्रो मोटर्स और हीरो साइकिल की तरफ से ITI के साथ प्रशिक्षण और रोजगार का समझौता भी किया गया है। इसके माध्यम से मैं तमाम श्रोताओं को ये बताना चाहता था कि आज हमने अम्बाला में आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग में, जो कि एक ITI है,
आर्मी की ITI है, उसमें हमने आज एक प्लेसमेंट फेयर का आयोजन किया है। इसका मुख्य मुद्दा ये होगा कि इंडस्ट्री के नुमाइंदों को एक तो ITI के बारे में जानकारी देना, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये बात, मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनको मालूम ही नहीं है कि ITI जैसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर इतना शिद्दत, इतनी मेहनत से लोगों को ट्रेन किया जाता है। तो जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी बोला है कि स्किल डेवलपमेंट, तो ये एक स्किल डेवलपमेंट जो चल रहा था, जिसके बारे में जिन लोगों ने नौकरियां देनी है उनको पता नहीं था। तो एक तो इसका मेन मुद्दा ये है कि उनको इसके बारे में जानकारी देना। दूसरा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना, एक ऐसा माध्यम देना, एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करना कि इंडस्ट्री के नुमाइंदे यहाँ आकर हमारे जो लोग यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको स्क्रीनिंग कर सके और उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक, जैसे इंडस्ट्री वाले चाहते हैं, वो उस तरीके से उनको नौकरियाँ दे सके। तो ये उनको नौकरियाँ प्रोवाइड करने का भी एक जरिया है। इसमें ITI के अलावा दूसरे बहुत सारे रिटायर्ड फौजी, जैसे मेरी रेजिमेंट खासा में है, जब मुझे पता लगा तो मैंने उनको भी बताया, 25 लड़के वहाँ से आए। तो पंजाब, हरियाणा में से 500 के लगभग लोग यहाँ आए हैं और हमारी उम्मीद है 100 से 150 को यहाँ पे नौकरी हासिल होगी। सर, आने वाले टाइम में लड़कियों के सेहत, इन एनी केस सहूलियत और सेहत को देने में ऐसा हम कोई खास काम नहीं कर रहे। ये सरकार की स्कीमें हैं, इनको चलाया जा रहा है। ECHS एक बुजुर्ग सैनिक का हक है और हमको अच्छी तरह से चलाना चाहिए। CST उसका हक है, उसको हमको देना चाहिए ठीक तरीके से, जब तक वो सामान को बेच नहीं रहा या गलत इस्तेमाल नहीं कर। लेकिन जहां पर हम फर्क डाल सकते हैं वहां पर है उस पुराने फौजी को जिसको उसके घर के लोग भी भूलते जा रहे हैं, जहां वो चारपाई पर पड़ा है, उसको थोड़ा इज्जत बख्शते। अंबाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। महोबा जनपद की तहसील कुलपहाड़ अंतर्गत बचनापुर में पेयजल सहित मूलभूत सुविधाएं न होने से यहां के मतदाताओं ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। यहां के मतदाता पानी नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। महोबा जनपद की तहसील कुलपहाड़ अंतर्गत बाजनापुरा में पेयजल सहित मूलभूत सुविधाएं न होने से यहां के मतदाताओं के चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। यहां के मतदाता पानी नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। ग्रामीणों की इस नाराजगी के चलते प्रत्याशी भी हलाकान है तो वहीं प्रशासन भी उन्हें मना रहा है। महोबा में हो रहे पंचायती चुनाव में एक बार फिर आफत पर रियासत चल रही है, लेकिन इस बार जनता जनार्दन नेताओं को सबक सिखाने के मूड में दिख रही है। पनवाड़ी के बाजनापुरा क्षेत्र में पेयजल समस्याओं से जूझ रहे लोगों ने अब की बार समस्या का निराकरण न होने तक वोट डालने से इनकार की बात कहकर बहिष्कार करने का ऐलान किया है। पनवाड़ी विकास खंड के बाजनापुरा वार्ड 13 व 14 में वे पिछले 1 वर्ष से पेयजल की समस्या बनी हुई है। पेयजल आपूर्ति के लिए जल संस्थान द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन टूटने से यह समस्या गहरा गई है। यही नहीं, गांव में गंदगी का अंबार और कच्चा रास्ता भी इन्हें विकास से रोके हुए है। महीने में कभी कभार पानी आ जाए यह भी संभव नहीं हो पाता। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार विभागीय अधिकारियों के साथ ही उच्च अधिकारियों को भी समस्या बताई गई। विधानसभा चरखारी के उपचुनाव में भी नेताजी वोट मांगने तो आए और समस्याओं का निराकरण का भरोसा दिलाया, लेकिन समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो सका। इस बार फिर पंचायत चुनाव की रणभेरी बजते ही नेताजी क्षेत्र में आकर मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं और सभी चुनाव के बाद समस्याओं का निराकरण कराने की बात कह रहे हैं, लेकिन मतदाता इस बार सबक सिखाने के मूड में दिख रहे हैं। उन्होंने पेयजल समस्या का निराकरण होने तक चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। इससे प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। समस्या ये है कि हम लोगों के यहाँ सर करीब जो है लगभग 1 साल से तो इतनी विकराल समस्या है पानी की कि यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आता और आएगा भी 2-4 दिन में तो थोड़ी देर के लिए आएगा, वो भी इतना आता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 आध वो जो है बाल्टी भर पाएंगे, इसके अलावा कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। हम शासन को कई बार अवगत करा चुके हैं इस मामले में। जेई से एक्शन से बात हुई तो उन लोगों ने हमेशा कोरा आश्वासन दिया और ये कहा कि ठीक है हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन व्यवस्था के नाम पर जीरो, आज तक कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि
कि 13-14 के लोग जो है इसमें जो है चुनाव में हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। जब तक हमारी पानी की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक हम लोग वोट नहीं डालेंगे। हमारी समस्या जब तक हम लोगों की समस्या हल नहीं हो जाएगी, हम लोग किसी भी प्रकार से जो है इस मामले में बिल्कुल अपने आप को जो है वो सेटिस्फाई किए हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे। और हमारी समस्या का निदान हो जाए, हम लोग वोट डालने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा हमारी कोई समस्या नहीं है। शासन से हमारी ये मांग है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके चुनाव के पहले और पानी की व्यवस्था हमारी करवा दी जाए। पानी की, लाइट की, सब समस्या है साहब। वोटन की तो जब देंगे जब पानी आएगा। हाँ, वोट झगड़ा होता है, पानी नहीं है साहब हमको, और लाइट नहीं है। बुंदिया आपके मोहल्ले का क्या नाम है? बजला महल। क्या समस्या है मोहल्ले में? सब चीज की, पानी की, लाइट की, कूड़ा कचरा की, हर चीज की समस्या है। और प्रधान को सुनाया है। तो ये बहिष्कार का क्या कारण है? अब कारण तो साहब आप ही जान सका, तो काय नहीं आ रही का बात है, हम तो नहीं जा सकते। बजनापुरा है, बजनापुरा में क्या है 5-6 साल से पानी की इतनी परेशानियां हैं कि पाइपलाइन वगैरह कोई भी ये नहीं मालूम है, यहाँ पे व्यवस्थित नहीं है। और यहाँ पे इतनी गंदगी हो रही है, ना रोड बने हुए हैं ना कुछ बना हुआ है, लेकिन फिर भी जनता इतना यानी ये प्रधानों से और ये जो सचिव वगैरह रहते हैं इनसे इतने परेशान हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में आप क्या करेंगे? हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं इसलिए कि जब तक पानी नहीं होगा, जब तक मतदान नहीं देंगे, पानी, सफाई और रोड नहीं बनेगा, बिजली और ये नहीं रहेगा जब तक हम मतदान नहीं करेंगे। और अभी आने वाले भविष्य में हम ऐसा देखेंगे, आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि सभी मिलके हम वार्ड नंबर 12 के, वार्ड नंबर 13 के, 14 के, ये सभी लोग मिलके भूख हड़ताल करेंगे। महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। महोबा जनपद में बलात्कार और छेड़खानी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते रोज नाबालिग के साथ हुए गैंग रेप में अभी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार भी नहीं कर पाई थी, तो वहीं आज फिर से एक लड़की के साथ 3 मनचलों ने छेड़खानी की। महोबा जनपद में बलात्कार और छेड़खानी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते रोज नाबालिग के साथ हुए गैंग रेप में अभी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार भी नहीं कर पाई थी कि वहीं आज फिर एक लड़की के साथ 3 मनचलों ने छेड़खानी कर दी। यही नहीं, फोन पर अश्लील बातें भी करते थे। परेशान लड़की ने अपने परिजन के साथ थाने पहुंचकर तहरीर दी, मगर पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं किया है। महोबा जनपद के थाना श्रीनगर अंतर्गत ग्राम ननोरा में बीते रोज 2 दबंगों ने नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर सामूहिक बलात्कार किया, जिसमें से पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आज फिर इसी थाना क्षेत्र के ग्राम पावा में एक लड़की के साथ खुलेआम 3 मनचलों द्वारा छेड़खानी की गई। दरअसल पुष्पा अपनी मौसी के यहाँ आई हुई थी और आटा चक्की से आटा लेने जा रही थी। वहीं गांव के ही धर्मेंद्र नीलू मिलन राजपूत ने उसका रास्ता रोककर उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दी। उसके मोबाइल पर फोन करके अश्लील बातें करके उसे परेशान किया। पीड़िता ने अपने परिजनों को मामले से अवगत कराया। परिजनों ने थाने पहुंचकर तहरीर दी, मगर पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। मैं चक्की जा रही थी तो उन्होंने पहले फोन किया, वो मिलने के लिए बुलाया तो मैं मिलने के लिए नहीं गई, तो उसने जाके हाथ पकड़ा, वो घसीटा कह रहे तो बाहर निकल, गाली फाली दे रहे थे। कौन लोग हैं ये? नाम वगैरह मालूम? हाँ, धर्मेंद्र और नीलू। तो क्या पहले से परेशान करते थे? नहीं, जिस दिन गई उसी दिन से फोन करने लगे और मैसेज भी भेजा था उन लोगों ने, तो हमने डिलीट मार दिया। आज आप कहाँ आई थे? हम अपने घर मौसी के यहाँ थे। अभी आप कहाँ हैं? अभी जा रहे हैं। अभी कहाँ, थाने में हो ना? अभी यहाँ थाने पे। थाने में है। 3 लड़के थे जिनने बच्चों के साथ छेड़खानी करी है और उनको मतलब अश्लील हरकतें करी हैं। अब ये देखना ये है कि हमारी पुलिस क्या कर रही है हमारे लिए। हम वेट कर रहे हैं काफी देर से, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अभी आपको आप 4 घंटे हो गए हमें काम। आपने जो तहरीर दी उसकी आपको कोई नकल वगैरह? नकल जी, हाँ जी, नकल ली है। लेकिन अभी पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा। कौन लोग हैं वो जिन्होंने छेड़ा? ये राजपूत लोग हैं, कुछ बिगड़े हुए रईस हैं जो अपनी मनमानी करते हैं और छोटी कास्ट को बिल्कुल
बेकार समझते हैं, कूड़ा कचरा समझते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं खुला शेर की तरह। जो जिसके साथ कोई छोटी शेड्यूल कास्ट पकड़ा है, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को ये कुछ भी नहीं समझते, किसी के ऊपर हाथ डाल देते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं, किसी को SMS कर देते हैं और गंदे गंदे फ़ोन कर लेते हैं जी। अब इनके साथ क्या कार्रवाई हो, अब देखते हैं क्या है। एक्चुअली में वो गए हुए थे, अभी आटा किसवाने गए थे चक्की में, वहाँ पे ये घटना हुई है। हाँ, पवा में पता लगा है, वो सब इंस्पेक्टर और SO उसकी जांच कर रहे हैं और अभी तक कोई आवेदन पत्र नहीं मिला है उसके संबंध में। जैसे आवेदन पत्र मिलेगा मुकदमा पंजीकृत करा के आगे कार्रवाई की जाएगी। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। देश का अन्नदाता कहलाने वाला पंजाब का किसान अपनी लाचार और बेबस तकदीर जो केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने लिखी है, उसके आगे इतना मजबूर है कि किसान को मौत को गले लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। देश का अन्नदाता कहलाने वाला पंजाब का किसान अपनी लाचार और बेबस तकदीर जो केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने लिखी है, उसके आगे इतना मजबूर है कि किसान को मौत को गले लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। छोटे किसानों ने दूसरे किसानों को ठेके पर जमीन का बनता पैसा एडवांस देकर जमीन ठेके पर लेकर खेती कर रहे हैं, पर सरकार की तरफ से फसल का लगाया रेट इतना कम है कि किसान का फसल पर आया खर्च भी पूरा नहीं हो रहा है। कर्ज में पहले से डूबे किसानों को सरकार के खोखले वादों पर यकीन नहीं। हताश और निराश किसान अगर ऐसे ही खुदकुशी की राह पर चल पड़ा तो किसानी पंजाब से बर्बाद हो जाएगी। ऐसा ही मामला गुरदासपुर जिले के गांव लुखमानिया में एक किसान के साथ हुआ, जिसे फसल का उचित मूल्य तो नहीं मिला तो जहरीली दवा पीकर जान दे दी। किसान में पंजाब जथेबंदियां अपने साथ हो रही बेइंसाफी के खिलाफ रेल रोककर प्रदर्शन की राह पर है। वहीं पंजाब की मंडियों में देश के अन्नदाता की तरसयोग हालत पर सरकार को दया क्यों नहीं आ रही है। मर रहे किसानों की चिताओं पर सियासत की रोटियां सेकने से कोई भी राजनीतिक पार्टी पीछे नहीं है। शायद सरकार और नेता नहीं जानते कि किसान फसल के पैसे से ही कर्ज चुकाता है और शादी हो या त्योहार, कोई भी कारोबार करना हो फसल पर ही निर्भर होता है। जब घर के मुखिया के आगे पूरे परिवार के सपने हो और उसे पूरा न कर सके क्योंकि सरकार और सरकारी तस्कर के जाल में फंसे किसान को फसल का उचित मूल्य से आधे दाम मिल रहा है, तो परेशान किसान की अब कोई मदद नहीं करता। मृतक के बेटे ने कहा कि जमीन ठेके पर लेकर खेती की, फसल लेकर मंडी पहुंचे तो जिस फसल का रेट 2700 रुपए करीब था उसका दाम 1160 रुपए मिला, जिससे फसल पर लागत मूल्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है। इस बात से परेशान होकर उसके पिता ने जहरीली दवा निगल कर मौत को गले लगा लिया। उन्होंने सरकार से अपील की कि उनकी मदद की जाए। आज पंजाब का किसान उजाड़े के कंढे ते खड़ा है। पहला कणक दे विच जिहड़ी बेमौसमी बरसात हुई सी, तकरीबन ही तीजा हिस्सा झाड़ निकलिया, ਜਿਹੜੇ ਗੱਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਗੜ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਨੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਜਾੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਵਾ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਟਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੋਚਦਾ ਵੀ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਪਏ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। कुछ जमीन अपनी कुछ ठेके ते लै रखी थोड़ी बहुती,
ਤੇ ਠੇਕੇ ਲੈ ਰੱਖੀ ਕੁਛ ਅਰਕਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੁਛ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਾਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਉਦੋਂ ਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਇਦਾਂ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ 26-2700 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀ, ਅਰਕਾਂ 1160 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਖੋਂ ਹੋਏ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। कणक भी होई बहुत माड़ी हुई तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी बड़ी परेशानी ਤੇ ਐਤਕਾ ਝੋਨਾ तो भी नहीं हो जा होया। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਅਣਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।